Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है oogenesis, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। oogenesis कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का बनना इज oogenesis। अब जो ओवम है या एग है ये कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जब ओवम बनता है या एग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज, थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। जब oogenesis होता है तो सबसे लंबा फेज होता है मैच्योरेशन फेज। ये पहला क्वेश्चन कि ड्यूरिंग oogenesis विच इज द लॉन्गेस्ट फेज, तो लॉन्गेस्ट फेज इज द मैच्योरेशन फेज। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है यानी कि गैमीट्स का बनना वो कहाँ पे होता है, गैमीट्स का ओरिजिन कहाँ पे होता है। तो गैमीट्स जो हैं उनका ओरिजिन होता है एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन यानी कि गोनाड्स के बाहर बनते हैं, यॉर्क सैक में बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब यॉर्क सेल में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनती हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट होके गोनाड्स में आती हैं। अगर मेल है तो मेल गोनाड्स में आएंगी और फीमेल है तो फीमेल गोनाड्स में जाएंगी। तो हम यहाँ पे फीमेल पढ़ रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पे ओवेरीज में आएंगी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड करेंगी, अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। यहाँ पे ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये डिवाइड करेंगी, लगातार डिवाइड करेंगी और ये बनाएंगी oogonia। इसका फॉर्मेशन करेंगी, ये oogonia का फॉर्मेशन करेंगी। तो यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट होके आई और माइग्रेट होके जब ये आई तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया oogonia। तो यहाँ तक जो है ये थोड़ा बहुत सिमिलर है स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो वहाँ पे बना था स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ बनेगा oogonia। ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोटिक फेज, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा प्रोसेस कहाँ से कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो गैस्टेशन पीरियड है या हम कह सकते हैं एक पूरा जो प्रेगनेंसी पीरियड है, फर्टिलाइजेशन से बच्चे के पैदा होने का समय, वो 9 मंथ का है। 1 to 9 मंथ हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट मंथ में सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना, इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनना, जाइगोट में क्लीवेज होना, क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर बनना, जर्मिनल लेयर बनने के बाद टिश्यूज बनना, टिश्यूज बनने के बाद ऑर्गन बनना और ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बन के फीटस बन जाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2.5 से 3 महीने में 2.5 to 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद ऐसा पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर जो फीटस है ये मेल है या फीमेल है, ऑल्दो इट इज अ बैन, बट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि जो 3 महीने का फीटस है ये फीमेल फीटस है। इस फीमेल फीटस की ओवेरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ चुकी हैं। अब ये लगातार मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं और जब तक ये फीमेल फीटस लगभग 6 से 7वें महीने में एंटर करता है तो यहाँ पे लगातार
लगातार ये डिवीजन चलता रहता है, मल्टीप्लिकेशन ये चलता रहता है, और लाखों की संख्या में सेल्स, इमेच्योर सेल्स या फिर हम कह सकते हैं इमेच्योर ओगोनियम यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन फेज में ही है, फिर ये बच्ची जो है पैदा होती है, फिर प्यूबरेटल स्टेज में आती है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सेल्यूलर प्रोसेस है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में नहीं चलता। ये कंटिन्यूटी में क्यों नहीं चलता, इसी को ही हम डिस्कस करेंगे कि कहीं पे अरेस्ट हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है, और कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कब अरेस्ट हुआ है, इसके बाद में कब रिज्यूम हुआ है, ये सारी स्टडी हम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बने ओगोनिया, ओगोनिया से बने प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बने सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से बना ओवम। इसी को ही हम डायग्राम से पढ़ेंगे और ये सारी चीजें डिटेल में करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड हुई, डिवाइड होके इनका नंबर इंक्रीज हुआ, दे इंक्रीज इन नंबर, अगेन दे डिवाइड बाय माइटोसिस, अगेन दे इंक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो अभी तक चल रहा है माइटोसिस। माइटोसिस एक डायरेक्ट डिवीजन है, तो सब में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n होंगे। 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम होंगे सभी सेल्स में। ये सेल्स हैं ओगोनियम, ओगोनियम, यानी कि ओगोनियम क्या है, ओगोनियम है डिप्लॉयड। ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं, फीमेल फीटस की ओवेरी में चल रही है, यानी कि जन्म से पहले की बात की जा रही है ये सारी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ओगोनियम बन गए, बहुत सारे। ये जो ओगोनियम है इनमें से कुछ ओगोनियम, हम एक को ही ले लेते हैं, एक ओगोनियम साइज में बड़ा हो गया, और साइज में बड़ा होके इसने बनाया प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पे 2 फेजेस कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले मैं उन 2 फेजेस को मेंशन कर देती हूँ कि ये कौन कौन सी फेज है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेज चला दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो चला दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब है कि ओगोनियम साइज में बढ़ा, डिफरेंशिएट हुआ, एनलार्ज हुआ, और इस एनलार्ज ओगोनिया को बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्रोमोसोम नंबर इज 2n, यानी कि क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, क्योंकि यहाँ पे केवल एनलार्जमेंट हुआ है, क्रोमोसोम नंबर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। तो 2 फेज कंप्लीट हो गए। अब बारी है मैचुरेशन की। अब मैचुरेशन के साथ साथ यहाँ पे हमें ये पता है कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। तो अब यहाँ पे शुरू होगा मियोटिक डिवीजन, और यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएंगी। ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड होता है, और डिवाइड होके अनइक्वल डिवीजन में ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब है कि एक सेल बड़ी बनती है, दूसरी सेल छोटी बनती है। ये जो बड़ी सेल है इसका नाम है सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी सेल है उसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो छोटी सेल है इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। व्हाई इज इट सो, यहाँ पे हुआ है मियोसिस
1। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो कब बनता है और कैसे बनता है? प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस 1 में चला जाता है और ये मियोसिस 1 के प्रोफेज में जाता है और प्रोफेज के डिप्लोटीन में जाके अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रोफेज के किस फेज में मियोसिस 1 ड्यूरिंग oogenesis क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में जाके ये डिवीजन रुक जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 स्टेजेस हैं। अब जो मियोसिस 1 है उसका प्रोफेज लॉन्गेस्ट डिवीजन फेज होता है, उसमें और भी मल्टीपल फेजेस आते हैं जैसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, काइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 11th में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे डिप्लोटीन में आके डिवीजन रुक जाता है। ये सारी कहानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही चल रही है। ये सारे जो चीजें हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही चल रहा है। अभी तक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं बनी है। मैंने केवल ये बताया है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, बट जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होने लगेगा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाएगा और डिप्लोटीन में जाएगा तो रुक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि रुकने के बाद ये जो बच्चा है ये पैदा होगा, यानी कि यहाँ पे हम एक दीवार खींच देते हैं और इसको लिख देते हैं इस चाइल्ड का हुआ बर्थ। ये बच्चा पैदा हुआ, ये लड़की पैदा हुई। ये जो बच्ची है पैदा होने के बाद जैसे जैसे अपने चाइल्डहुड में जाएगी और चाइल्डहुड के बाद ये अपनी प्यूबेरटल एज में एंटर करेगी। जैसे ही ये अपनी प्यूबेरटल एज में एंटर करेगी तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि प्यूबेरटल एज में एंटर होने के साथ साथ प्यूबेरिटी में एंटर होने के साथ साथ ये जो मियोसिस 1 जो रुका था ये दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा और रिज्यूम होते ही सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। तो रिज्यूम कब होगा? जब एक बच्ची प्यूबेरटल एज में आएगी और प्यूबेरटल एज के 2 साइन होते हैं, एग का बनना, हार्मोन का बनना, ओवम का बनना और हार्मोन का बनना। तो ये ओवम बनने की ही तो प्रोसेस है जो लंबे समय के लिए रुक गई थी, वो दोबारा से रिज्यूम होगी। पहली बार कब रुकी? पहली बार रुकी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में और रिज्यूम हुई प्यूबेरटल एज में। प्यूबेरटल एज में जैसे ही ये रिज्यूम हुआ तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, यानी कि अनइक्वल डिवीजन हुआ। और इस अनइक्वल डिवीजन में क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte था उसने भर भर के साइटोप्लाज्म अपने पास रख लिया, इसको कुछ भी नहीं दिया। ये जो सेल है इसको कुछ भी नहीं दिया। अब ये जो बच्ची है जिसकी दोनों ओवेरीज में जो प्राइमरी oocyte था वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में आके अरेस्ट हो गया था, इस टाइप की जो oocytes हैं या जो सेल्स हैं उनको कहते हैं डिक्टेट oocytes। अब क्या होगा? अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर डिवाइड करेगा और ये फर्दर डिवाइड करके आगे ये डिवीजन करेगा। और कौन सा डिवीजन आएगा आगे? मियोसिस 2। मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, प्यूबेरटल एज के साथ साथ मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हो गया है। मियोसिस 1 जो है रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए 2n से क्रोमोसोम नंबर n हो गए, यानी कि आधे हो गए। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए? हाफ हो गए, रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे मियोसिस 2 आया। ये जो मियोसिस 2 है, इस मियोसिस 2 में जब सेकेंडरी oocyte एंटर करता है तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये जो मियोसिस 2 है ये दोबारा से अरेस्ट होने की कोशिश करता है और हो जाता है अरेस्ट। तो यहाँ पे मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में आके अरेस्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, यानी कि जो सेल रिलीज होते हैं या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, तो यानी कि ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के वक्त क्या जाता है ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में, सेकेंडरी oocyte जाता है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन में ओवा यानी कि एग oocyte निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया। कौन सा oocyte था वो, सेकेंडरी oocyte, और वेट करता है स्पर्म का। इसका वेट करता है, ये स्पर्म का वेट करता है। और जब ये स्पर्म का वेट करता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये मैंने बनाया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये ओवेरी है, इस ओवेरी ने जो रिलीज किया दैट इज सेकेंडरी oocyte। जो फैलोपियन ट्यूब में इस वक्त मौजूद है वो कौन है, सेकेंडरी oocyte। अगर ये स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म एडहेयर हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte की सरफेस पे और प्रमोट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके बनाता है ऊटिड, या इसको हम ओवम बोल सकते हैं, और बनाता है सेकंड पोलर बॉडी। अब हमें ध्यान रखने वाली कुछ यहाँ पे बातें हैं, वो क्या है कि जब मियोसिस 1 होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं। यहाँ पे देखें, मियोसिस 1 होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ये मियोसिस 1 है। और जब 2 सेल डिवाइड हो जाती हैं, 4 सेल बन जाती हैं, तो ये होता है मियोसिस 2, ये होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, मियोसिस 2। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर 2n था तो यहाँ पे n रह जाता है, और जब मियोसिस 2 होता है तो क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना ही रह जाता है, यानी कि केवल मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है। तो जरा यहाँ पे समझें कि जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनी तो मियोसिस 1 हुआ, क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, 1 से 2 सेल बन गई, अब 2 से 4 सेल बनेंगी। तो यहाँ पे जब मियोसिस 2 होगा तो ये भी अनइक्वल होगा और यहाँ पे भी 4 सेल बनेंगी, और इन 4 सेल्स में कुछ सेल्स छोटी होंगी, कुछ सेल्स छोटी होंगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी छोटी होंगी, और ऊटिड या ओवम बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन है। तो इस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये छोटी बनी, एक ही क्यों बना? क्योंकि जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में एक ओवम से स्पर्म फर्टिलाइज करता है। स्पर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन पे आके चिपक जाते हैं, बट फर्टिलाइज केवल एक ही हो पाता है। बट बहुत सारे ओवम एक साथ नहीं बनते। अगर ये 4 बनते तो 4 बच्चे ही पैदा होते, जो कि यूट्रस बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था उनकी ग्रोथ करने के लिए। इसीलिए ये सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती हैं, जो साइज में छोटी होती हैं, और यहाँ पे ये जो ऊटिड है या ओवम है इसके साथ फर्टिलाइजेशन होके और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो डिवीजन है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से इसको देखते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, यहाँ पे उगोनिया या उगोनियम है,
ये डिवाइड करते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाने के बाद डिफरेंशिएट होंगे, एनलार्ज हो जाएंगे और प्राइमरी oocyte बना लेंगे। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस में जाएगी और फर्स्ट मियोसिस में जाने के बाद ये बनाएगी, ये बन गया प्राइमरी oocyte, और ये जब डिवाइड हुआ मियोसिस से तो इसने बनाया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन है और अनइक्वल डिवीजन होने के साथ साथ एक सेल छोटी एक सेल बड़ी है, सेकेंडरी oocyte ने साइटोप्लाज्म ले लिया, यहाँ पे स्टोर्ड फूड वाटर प्रेजेंट है। ये जो पूरा प्रोसेस था प्राइमरी oocyte तक का बनना, ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था उस बच्चे की ओवेरी में जो अपनी माँ के वुम्ब में है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस फीटल लाइफ में हो रहा था। अब प्राइमरी oocytes जो हैं सेकेंडरी oocyte बनते हैं, बट कब बनते हैं? जब ये बच्ची अब पैदा होने के बाद अपने चाइल्डहुड से प्यूबरेटल एज में आती है। तो प्यूबरेटल एज में आने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 1 रुका कहाँ पे था? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रुका था और रिज्यूम होके सेकेंडरी oocyte बना लेता है। ये सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड होके ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं, बट ये डिवीजन भी रुक जाता है। कब रुकता है? जब सेकेंडरी oocyte कहाँ पे रुकेगा? ये मियोसिस 2 में एंटर करेगा, मियोसिस 2 का मेटाफेज आएगा, मेटाफेज में आके ये फिर से रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा और वेट करेगा किसका? ये वेट करेगा स्पर्मेटोजोआ का, यानी कि यहाँ पे ओव्यूलेशन भी होगा और ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे स्पर्म भी होगा। तो जैसे ही यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के बाद ये ऊटेड या ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, यानी कि अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ओवम जो है वो बनता है oogonia से। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 बार डिवीजन रुका है। मियोसिस 1 रुका था प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में, और मियोसिस 2 रुका था मेटाफेज 2 में। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। पोलर बॉडीज बनती हैं अनइक्वल डिवीजन के कारण, और अनइक्वल डिवीजन के कारण जो पोलर बॉडीज बनती हैं तो उनमें हर चीज कम होती है एज कंपेयर टू द ओवम and the secondary oocytes. So this is all about a very important topic, that is oogenesis.